आज हम लोग करेंगे इक्विलिब्रियम और ये बूस्टअप कोर्स के लिए 450 to 650 नंबर के लिए हम लोग ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक्चुअल में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अप्रॉक्स 3 क्वेश्चंस हर साल इस चैप्टर पे पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें 2 पार्ट होते हैं, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। तो हमने बेसिकली सारी चीज़ें इसमें कवर करी हुई हैं सारे अपने वीडियो लेक्चर में, लेकिन उनको अप्लाई कैसे करना है, जैसे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, पीएच वैल्यू एंड बफर सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इन 4 चीज़ों का एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे सबसे पहले। और इन 4 चीज़ों को अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन एक बात हमेशा क्लियर रखना, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि बफर सॉल्यूशन, कौन सा बफर सॉल्यूशन होगा, वीक एसिड एंड इट्स बेस विद स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट बनेगा तो वो बफर सॉल्यूशन है, वीक बेस वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का मिक्सचर एक बफर सॉल्यूशन है। तो ये आपको बफर सॉल्यूशन, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, कौन सा सॉल्ट हाइड्रोलाइज कौन सा नहीं, ये सारी चीज़ें क्या क्या फॉर्मूले हैं ये सब क्लियर होना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन के थ्रू इसको रिवाइज करते हैं। बेसिकली ये हमें 3 टॉपिक ये करने थे और एक इंडिकेटर का टॉपिक आगे देखेंगे जो वीडियो लेक्चर में नहीं कवर है, और इंडिकेटर का हमें कैसे यूज करना होता है, किस किस टाइट्रेशन में कौन कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं उसका देखना है। और फिर कुछ देख लेंगे न्यूमेरिकल ऑन केपी एंड केसी, किस तरीके के न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो अब हम ये 3 पार्ट पर हम लोग न्यूमेरिकल्स के थ्रू इसको देख रहे हैं कि कैसे कैसे इसे अप्लाई करना है। इसको करने से पहले एक कॉन्सेप्ट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का देखते हैं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में एक क्वेश्चन आता है, which salt is maximum hydrolyzed? हाइड्रोलिसिस का मतलब मैंने बताया था कि हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि कैटायन या एनायन ऑफ सॉल्ट वाटर से रिएक्ट करना चाहिए, देन द सॉल्ट इज हाइड्रोलाइज्ड। मैक्सिमम हाइड्रोलाइज का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट करना चाहिए। तो अब इसमें अल्टरनेट दे दिए, जैसे NH4Cl, CuSO4, AlCl3, all are equally hydrolyzed. Suppose that, ये अलग से गिवन है, सपोज दैट Kb ऑफ ऑल बेसेज, जो भी यहाँ बेसेज बन रहे हैं, ऑफ ऑल बेसेज आर सेम। Kb of all bases are same, then what is the answer? You already know that हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट है Kw अपॉन Kb। Kw इज कांस्टेंट, दैट इज 10 raised to the power -14 and Kb is same for all, then Kh is also same, and if Kh is same then hydrolysis also same. So the answer must be D, all are equally hydrolyzed. All are equally hydrolyzed. But this answer is wrong. लेकिन ये आंसर गलत है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या हो गया कि KH इजिकल टू KW अपॉन KB हम लोग जनरली पढ़ते हैं ये फॉर्मूला, इसमें कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो डेरिवेशन एक मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, वो NH4Cl के केस में बता रखा है,
और उसमें के एच इजिकल टू के डब्ल्यू अपॉन के बी आया था। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि इस पे +1 है, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है। चार्ज अगर डिफर होगा तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि चार्ज के अकॉर्डिंग जब हम इसको डराइव करते हैं, डेरिवेशन में क्या अंतर आता है, एक चलो डेरिवेशन करके देखते हैं, तब तुम्हें ये पॉइंट क्लियर होगा। देखिए हाइड्रोलिसिस भी पता चलेगी। जैसे मैं CuSO4 ले रहा हूँ, CuSO4 प्लस वाटर गिव CuOH होल ट्वाइस प्लस H2SO4। और तरीका क्या है, इसको आयनिक फॉर्म में लिखिए। आयनिक फॉर्म के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को पूरा तोड़ देना है और वीक इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक नहीं करना है। कॉपर +2 SO4 2 माइनस प्लस 2H2O गिव्स CuOH का होल ट्वाइस बिकॉज इट इज द वीक बेस 2H plus SO4 2 minus, and here SO4 2 minus SO4 2 minus are cancelled out, and water is present in XH. So what is the value of KH? Here KH is equal to CuOH whole twice H plus square this is equation 1. दिस इज इक्वेशन 1। अब देखिए ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ हम लोग वीक बेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर वीक बेस अगर हम देखें this is equation 2 and you already know that Kw is equal to HIN into OHI. This is equation 3। और जब हम इसको रिलेट करेंगे, रिलेशन करना आता ही है आपको, तो KH इज इक्वल टू, इसे H प्लस स्क्वायर चाहिए तो KW स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसे ऊपर चाहिए तो इसे मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। तो इससे हमारी इक्वेशन KH इज इक्वल टू KW स्क्वायर अपॉन KB आ जाएगी। आप देखिए यहां पर KB तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन KW तो 10⁻⁻14 होता है। इसका स्क्वायर करोगे तो ये तो बहुत कम हो गया, 10⁻⁻28 चला गया, यानी KH की वैल्यू बहुत कम हो गई। KH बहुत कम होने का मतलब क्या है, यानी रिएक्शन आगे की तरफ नहीं जा रही है, आगे की तरफ बहुत कम जा रही है, यानी हाइड्रोलिसिस का एक्सटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस डिक्रीजेज। तो आपको क्या देखना है कि चार्ज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी चीज देखो, यही चीज सॉल्युबिलिटी भी होती है। आपसे पूछा कौन सा मोस्ट सॉल्युबल सॉल्ट है, जिसका केस सबसे ज्यादा, वो सॉल्युबल सॉल्ट होगा, मोस्ट सॉल्युबल सॉल्ट होगा। तो यहां पर इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। हाइड्रोलिसिस का भी एक्सटेंट क्या हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा हाइड्रोलाइज होगा, उससे कम ये, उससे कम ये, क्योंकि इस केस में तो KH इज इक्वल टू, सही है, हम लोग जो डराइव करते हैं ना, जो वीडियो में डराइव करा हुआ है वो एक चार्ज के लिए डराइव करा हुआ है। तो ये बात बूस्टअप कोर्स में ही बताई जा रही है कि जैसे ही आपका चार्ज बढ़ गया तो चार्ज बढ़ने पर ये फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, वो फॉर्मूला काम नहीं कर सकता। या इस पर अगर मैं HIN निकालूं, pH निकालूं, तो आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, पूरा का पूरा चेंज होगा। KW स्क्वायर अपॉन KB होगा, इस केस में KH इज इक्वल टू क्या होगा, KW क्यूब अपॉन KB होगा। हाइड्रोलिसिस का एक्सटेंट कम होता जा रहा है, सॉल्युबिलिटी भी क्या करेगी, डाउन करेगी। लीस्ट सॉल्युबल AlCl3, मोस्ट सॉल्युबल NH4Cl। तो इस पॉइंट का बहुत ध्यान रखना है कि अगर चार्ज ज्यादा है, KW की पावर में कन्वर्ट होता है। कैसे कन्वर्ट होता है ये मैंने एक डराइव करके दिखाया। ऐसी AlCl3 जब डराइव करोगे तो KW क्यूब आ जाएगा, KW क्यूब अपॉन KB आ जाएगा।
तो ये मैं एक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में आपको बताना चाह रहा था कि इसको इस तरीके से करना है। अब देखिए बफर सोल्यूशन पहचानना आना चाहिए, बफर सोल्यूशन को पहचानना आना चाहिए कि वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस होगा या वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। दिस इज द बफर सोल्यूशन। अब एक केस है, एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। अब मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूं ना, पीएच वैल्यू में क्या क्या हो सकता है, मैंने मिसलिनियस एग्जाम्पल भी करा रखे हैं, वो भी ध्यान रखिए। तो उन्हीं केसेस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं। देखिए एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ए वीक बेस BOH having concentration 0.02 mole per liter and has a pH is equal to 10.45। दो इंफॉर्मेशन गिवन है, एक वीक बेस है हमारे पास और जिसकी कंसंट्रेशन 0.02 मोल पर लीटर है और उसकी पीएच वैल्यू है 10.45। इसका मैंने क्या करा, 100 ml ऑफ दिस बेस, 100 ml ऑफ दिस बेस is reacted with 10 ml 0.1 m HCl. Then calculate the pH of the mixture, pH of the mixture, ये हमें निकालना है। अब यहां दिक्कत क्या है, केबी दे नहीं रखा, केबी ऑफ वीक बेस गिवन नहीं है। अब आप कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें यह सोचना पड़ेगा ये कौन सा केस बनता है, केस कौन सा है, क्या बन रहा है। हम क्या वीक बेस की निकालें पीएच और एक स्ट्रॉन्ग एसिड के निकालें, दोनों को ऐड कर दें, माइनस कर दें, क्या कर दें, N1V1 माइनस N2V2 करके जो फॉर्मूला पढ़ते हो वो फॉर्मूला लगा दें, कैसे करें। तो पहली चीज़ एक बड़ा ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हम मिली इक्विवेलेंट मेथड अप्लाई करते हैं जहाँ पर बहुत सारे एसिड हों, बहुत सारे बेस हों, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इजिकल टू NV वाला जो फॉर्मूला लगाते हैं, या N1V1 माइनस N2V2 अगर एसिड और बेस है का मोड लेके इजिकल टू NV करते हैं, वो केवल और केवल स्ट्रॉन्ग के केस में लगता है। यानी वो केवल स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में लगेगा, वीक अगर कहीं पर आ जाएगा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो अब ये केस कौन सा है, मैंने मिसलिनियस एग्जाम्पल जब कराए थे, फिर से बताऊंगा, उसमें मैंने केसेस कराए थे, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के केस बताए थे कि कहीं बफर बन गया, कहीं पर सॉल्ट बना, कहीं पर स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से पीएच आ रही है, उसके लिए क्या चीज़ जरूरी है। देखो बफर बनने के लिए मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ। कभी भी वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का क्वेश्चन है, सुनते जाना, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये तो पहचान ही लेते हो, या वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का क्वेश्चन है, आपको क्या देखना है, दोनों केसेज में वीक चीज की के मिलीमोल्स स्ट्रॉन्ग से अगर ज्यादा है, जो भी वीक चीज है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसमें वीक एसिड, या वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक बेस, वीक एसिड या वीक बेस दोनों पेयर में वीक एसिड और वीक बेस के मिलीमोल्स, मिलीमोल्स क्या होता है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, अगर मिलीमोल्स या मोल्स स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से ज़्यादा है तो 100% बफर सोल्यूशन बनने जा रहा है। पहला पॉइंट ये दिमाग में रखिए।
आपसे ऐसे करके क्वेश्चन मैंने पेपर में भी डाले हुए हैं, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं विच एक्ट्स एज बफर। अब उसमें दे दिया 4 अल्टरनेट, इतना एसिड इतना बेस, इतना एसिड इतना बेस, ऐसे करके मिला दिए। तो सीधे आपको क्या देखना है कि वीक एसिड वीक बेस का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए इन कंपेरिजन टू द स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अगर ऐसा है तो बफर ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। दोनों अगर बराबर हैं, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों अगर बराबर हैं तो सॉल्ट बनने जा रहा है। और अगर एसिड और बेस का अमाउंट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का अमाउंट वीक एसिड वीक बेस से ज़्यादा है तो फिर पीएच होने जा रही है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से। तो ये पॉइंट दिमाग में रखिए। मैं यहाँ केवल बफर पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि आपको ये देखना है कि ये बफर बना या नहीं बना। तो सिंपल सी बात है, वीक बेस या वीक एसिड का अमाउंट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पर जरा चेक कर लेते हैं कहीं ये बफर तो नहीं बन गया। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन केस पर भी डिपेंडेंट है और फिर केबी की वैल्यू नहीं गिवन है, वो केबी कैसे निकाला जाएगा वो भी हमें यहां पर देखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए ये वीक बेस है BOH, BOH वीक बेस है, इसकी HCl से रिएक्शन हुई और ये बन गया BCl प्लस वाटर। कंप्लीट रिएक्शन होगी, यहां मैंने साइन रिवर्सेबल का नहीं लगाया। जब भी एसिड बेस रिएक्शन होगी तो कंप्लीट होगी। ये चीज हमें 100 ml 0.02 m हो गई क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन 0.02 मोल पर लीटर है। एंड दिस इज 10 ml 0.1 m। मिली मोल्स के लिए दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस इज 2 दिस इज 1। इत्तेफाक से यहां पर वीक बेस का अमाउंट ज्यादा आ गया नहीं आ गया? जैसे ही ज्यादा आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड 100% बफर। दिस इज द बेसिक बफर सोल्यूशन। आप देखिए आपके सामने यहां पर ये अमाउंट कंप्लीटली कंज्यूम होने जा रहा है, ये कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, ये 0 0, ये पूरा का पूरा 1 में कन्वर्ट हुआ, ये भी चलो 1 कर लेते हैं, ये 0 और ये 1 बचा। सोल्यूशन के अंदर आप जब देखेंगे तो सोल्यूशन के अंदर सॉल्ट एंड वीक बेस बचा नहीं बचा? वीक बेस एंड इट सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड बचा। क्या ये बेसिक बफर सोल्यूशन नहीं है? तो ये बेसिक बफर सोल्यूशन है। अब आपको पीएच निकालनी है तो फॉर्मूला बेसिक बफर सोल्यूशन का यूज करना होगा। और बेसिक बफर सोल्यूशन में डायरेक्ट पीएच नहीं निकलती है, पीओएच निकलेगी। पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग केबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, सॉल्ट अपॉन बेस। दिस इज द केस। अब यहां पर मैंने बफर सोल्यूशन में बताया था कि आपको कुछ नहीं करना, मिलीमोल्स डायरेक्ट रख सकते हो। यहां मिलीमोल्स डायरेक्ट रख देंगे, 1/1 log 1 is 0, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। अब मेन चीज है केबी तो दे ही नहीं रखा, यहां तो अननोन वीक बेस है, केबी तो गिवन ही नहीं है। अब इसकी केबी की वैल्यू निकालते हैं। केबी की वैल्यू देखते हैं कि केबी कैसे निकलेगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन का मिक्सचर हो गया, 2 क्वेश्चन का मिक्सचर हो गया। इसको दोबारा लिख देता हूं, मोल पर लीटर। अब देखिए केबी के लिए हमें इंफॉर्मेशन है, एक तो पीएच गिवन है और कंसंट्रेशन पता है। पीएच से हम OH आयन कंसंट्रेशन निकालते हैं एंटीलॉग लेके। देखिए पीएच इज 10.45, so POH is 14 minus 10.45 that is 3.55 and OH ion concentration क्या होगी? POH is minus log OH ion, so OH ion is anti-log of minus 3.55। नेगेटिव में एंटी लॉग, मेरी वीडियो देखो लॉग एंटी लॉग की तो पता चल जाएगा। -3 माइनस 0.55 +1 -1 करा, पॉजिटिव में लाते हैं ना, तो यहाँ -3 -1 ये हो गए 10 की पावर -4 एंड 0.45 का एंटी लॉग करीब 2.82 आ जाएगा OH माइनस है। अब आप देखिए BOH इज इक्वल टू क्या होगा?
B प्लस प्लस OH माइनस। अच्छा, B प्लस और OH माइनस 100% बराबर होंगे। B प्लस एंड OH माइनस हमेशा इक्वल होंगे। ये 2.82 इंटू 10⁻⁴ है, तो ये भी 2.82 इंटू 10⁻⁴ होगा। तो यहां पर KB इज इक्वल टू B प्लस OH माइनस अपॉन BOH। 2.82 इंटू 10⁻⁴ इंटू 0.02। देखो ये 10⁻⁻8 और ये ऊपर जाके 10⁻�6 और ये 2 से काटोगे 1.41 और करीब 4 के आसपास आ जाएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अप्रॉक्स कर रहा हूं बेटा, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 अप्रॉक्स करा जा रहा है। अब इसमें आप देखिए POH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 4 इंटू 10⁻⁻6 प्लस लॉग 1/1। ये जब log 4 इज 0.6 5 में से घट जाएगा तो दिस इज 5.4 POH। ये तो 0 हो जाएगा पूरा, log 1 इज 0। सो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस 5.4 दैट इज 8.6 इज द राइट आंसर। यही आपका आंसर भी 8.59 दे रखा है, हमने अप्रॉक्स करी हुई है कैलकुलेशन। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। तो बेसिकली देखो यहां दो बातें थी। एक तो आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि ये किस केस का क्वेश्चन है। जब भी वीक एसिड या वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हैं, आप इसको सिंपल, वो फॉर्मूला तो यूज ही नहीं कर सकते ना, N1V1 माइनस N2V2, वो तो गलत हो गया, वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में या स्ट्रॉन्ग बेस के केस में। तो हमें ये देखना होगा कौन सा क्वेश्चन है। तो इसमें मैंने आपको एक सिंपल सी बात बता दी कि वीक एसिड या वीक बेस का अमाउंट स्ट्रॉन्ग से ज़्यादा है तो बफर बनना तय है, बफर ही बनेगा। और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि किस में बफर बनेगा। इस साल भी 2000 ये अभी 19 का जो पेपर हुआ उसमें भी यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सा बफर की तरीके से काम करेगा। तो इस तरीके से आपको बफर, और फिर मैंने एक चीज़ और इसमें देखी कि KB निकालना आपने सीखा कि अगर pH गिवन है तो हमें KB कैसे निकालना है। ऐसे ही अगर कोई वीक एसिड भी हो सकता था तो उसका Ka कैसे निकालना है वो सब हम कर सकते हैं। B प्लस और OH माइनस हमेशा बराबर होंगे, चाहे कितना भी डिसोशिएट हो। OH आयन पता है तो वही B प्लस भी हो जाएंगे। और BOH आपको दे ही रखा है 0.02 गिवन। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन फर्स्ट था। अच्छा, इसमें मैं तीनों टॉपिक आपको कवर कर रहा हूँ, pH वैल्यू, बफर सोल्यूशन एंड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सब चीज़ें आती रहेंगी। अब मैं इसका एक दूसरा और क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये सारे कुछ क्वेश्चन हैं जो सारे केसेस पर हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन और ले रहे हैं।